नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान में इसी सप्ताह दो बड़े घटनाक्रम देखे जा सकते हैं। एक, भाजपा में लंबे समय बाद प्रदेश अध्यक्ष मिला सतीश पूनिया के रूप में। काफी लंबे समय से चर्चा भी थी कि सतीश पूनिया ही प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, संघ पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन आलाकमान लंबे समय से इसे टाले जा रहे थे। तो ऐसे में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जो राजस्थान प्रदेश भाजपा का चीफ बनेगा। दूसरी तरफ हाल ही में सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक दिल्ली में ली। बैठक के बाद चर्चा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाएगी। यानी कि यह तो तय माना जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक नहीं है, सत्ता और संगठन में कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा हुआ है। यह बैठक इसको लेकर के 19 तारीख को जयपुर में बड़ी बैठक होगी और बैठक के बाद 20 तारीख को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा हल्ला बोल होगा। तो चले, आज का मजमून हमारा इसके इर्द गिर्द है और हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो पैनल है वो अपने क्षेत्र में, जर्नलिज्म में सब देख रहे हैं राजनीतिक हालात को। वो हमारे अतिथि हैं। उमेंद्र दादिश साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मवीर चंदेल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विजय गोपाल वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। में बेशक सरकार कांग्रेस की है, लेकिन भाजपा की राजनीति भी फलती फूलती लहलहा रही है। ऐसे में भाजपा को सतीश पूनिया के रूप में नया अध्यक्ष भी मिल गया है। कहा जाता है कि सतीश पूनिया खास बनकर नहीं, आम बनकर रहना पसंद करते हैं। पूनिया खुद कहते हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी कार्यकर्ताओं और चाहने वालों को है, लेकिन उनकी नई जिम्मेदारी बड़ी चुनौती की तरह है। छात्र राजनीति से ही संघ विचारधारा से ओतप्रोत सतीश पूनिया कहते हैं कि इस पद पर पहुंचने में उन्हें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। वे कहते हैं कि राजनीति में उनका कोई आका भी नहीं, सिवाय उनके कार्यकर्ताओं और आम आदमी के। केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास के साथ ही प्रदेश भाजपा को उम्मीद है कि पूनिया के नेतृत्व में आगामी खींवसर, मंडावा में विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव में पार्टी को बड़ी सफलता मिलेगी। आगे निकाय के चुनाव है, 2 विधानसभा के उपचुनाव है। उन उपचुनाव को विजयश्री के मंत्र के साथ हम लोग इसका आगाज करेंगे। कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो, इस बात की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकसभा के परिणाम से तय हो गया कि जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी ओर राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस भी आगामी चुनावों के साथ ही सियासी दाव पेचों को लेकर तैयारी में जुट गई है। पार्टी की कमान संभालने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट से सियासी मुद्दों पर चर्चा की। देश में कांग्रेस को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने दोनों नेताओं से बातचीत की। इस मुलाकात को निकाय चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार या संगठन में फिलहाल किसी तरह के बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे 19 व 20 सितंबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे 19 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस की बैठक लेंगे, जिसमें सभी मंत्री, विधायक और पदाधिकारी रहेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 सितंबर को कांग्रेस की ओर से प्रत्येक जिले में प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 19 तारीख को राजस्थान में इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्माननीय प्रभारी मंत्री महोदय की उपस्थिति में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और राजस्थान के लिए हम इन कार्यक्रमों का विस्तार से किस प्रकार से हम नियोजन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, उस बारे में निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश की राजनीति में दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। भाजपा के सतीश पूनिया के पास स्थानीय मुद्दों की भरमार है, जो कि प्रदेश की सियासत के लिए जरूरी भी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के पास सत्ता है। देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस अपना प्रभाव बरकरार रख पाती है या फिर भाजपा प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम रख पाती है। तो चलिए, आपने मजमून देखा। मुद्दों की भरमार है दोनों ही तरफ। एक के पास में राज्य सरकार के मुद्दे हैं तो दूसरे के पास में केंद्र सरकार के मुद्दे। भाजपा अपोजिशन में है राजस्थान में और केंद्र में कांग्रेस अपोजिशन में है।
तो यहीं से मुद्दों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चलिए मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, सतीश पूनिया राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं है, काफी उनका एक अपना तजुर्बा है। संगठन के लिहाज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ग्रास रूट से जब से उन्होंने काम किया, तब से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का जो सफर उन्होंने तय किया, वो एक ग्रास रूट और रियलिटी है। क्या चुनौतियां मानते हैं आप कि आने वाले दिनों के अंदर सतीश पूनिया बेशक संगठन का एक बड़ा चेहरा हो गए, संघ पृष्ठभूमि से है, संघ पूरी तरह से कॉपरेट करेगा, लेकिन ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो सतीश पूनिया के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौतियां होंगी? देखिए योगेंद्र जी, अब सतीश पूनिया भाजपा के राजस्थान के नए बॉस बन गए। जो किसी संगठन का बॉस बनता है उसके सामने चुनौतियां होती है। पहली चुनौती तो है एक अच्छी टीम बनाने की, जो अब उनको ये देखना पड़ेगा कि एबीवीपी के समय में जो लोग उनके साथ में रहे, युवा लोग, उनको भी संगठन में लेना होगा। जो भारतीय जनता पार्टी में पहले से हैं, वरिष्ठ हैं, उनको भी साथ में लेना होगा, या ऐसे लोग भी हैं जो संघ की रीति नीति से परिचित नहीं है लेकिन भाजपा के सदस्य हैं, उनको भी साथ में लेना होगा। तो मुखिया के सामने पहली चुनौती सबको साथ में लेकर चलने की है, और मुझे उम्मीद है कि वह इस चुनौती को स्वीकार करने में उनके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। सतीश पूनिया भले युवा है, लेकिन उन्होंने भैरव सिंह शेखावत से लेके ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भावड़ा सबके साथ में काम किया है, गुलाबचंद कटारिया जी के साथ में काम किया है, इसलिए परिपक्व नेता के रूप में वो सामने आए हैं। एक मुख्य बात यह है कि जो उन्होंने कहा कल कि मैं 36 कौम का हूं, एक जाति का नहीं हूं, उन्होंने पहला ही संदेश दे दिया कि वे जो कहा जाता है ना कि पहली बार भाजपा ने किसी जाट को अध्यक्ष बनाया है, ये ठीक है, जाति में हर व्यक्ति की एक जाति होती है, लेकिन उन्होंने ये संदेश दे दिया कि वे 36 कौम के हैं और सबको साथ में लेके चलेंगे। हालांकि उन्हें सॉफ्ट जाट नेता के रूप में माना जाता है, एक ऐसा जाट नेता जो आक्रामक नहीं है, संस्कारों में ढला हुआ जाट नेता। इन सब बातों का मैं मानता हूं कि संगठन को लाभ मिलेगा और इस छवि का जो उनको फायदा मिलने वाला रहता है। संघ के नहीं, मैं बात चुनौतियों की कर रहा हूं, क्योंकि देखिए राजनीति में सफर सहज किसी का भी नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तो बहुत आसानी से उन्हें गुलाब की सेज नहीं मिली है, या कहें कि वो रास्ता ऐसा नहीं मिला है, बहुत पथरीले रास्ते में पांव रखते हुए वहां तक पहुंचे हैं। मैं योगेंद्र जी आपके इस बातों पे आ रहा हूं कि उनके सामने पहली चुनौती संगठन की नई टीम बनाना, सेकंड चुनौती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसको कटघरे में खड़ा करना, क्योंकि वे एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में जो यह पार्टी है उसके बॉस है। इन दोनों चुनौतियों के साथ साथ में निकाय के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, 2 उपचुनाव होने वाले हैं, यह भी एक चुनौती है। ये क्योंकि अभी 2 उपचुनाव उनको जीतने हैं, यदि 2 उपचुनाव उनके नेतृत्व में जीते जाते हैं तो एक बड़ा संदेश जाएगा, या नहीं जीते जाते हैं तो भी एक संदेश, ये एक सोचने का विषय होगा कि भारतीय जनता पार्टी को आगे क्या रीति नीति अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए। अब यह मुख्य बात यह भी आती है कि सतीश पूनिया को जो सबसे बड़ा सहयोग और समर्थन मिलेगा संघ के स्वयंसेवकों का भी मिलेगा, क्योंकि संघ की रीति नीति में बसा हुआ व्यक्ति अध्यक्ष बना है। एबीवीपी से निकला हुआ, छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति आज भाजपा का अध्यक्ष है। आपने देखा होगा कि कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी में कुछ बदलाव से आए हैं, युवाओं के यानी सेकंड पीढ़ी के पास में अब राजनीतिक कमान सामने आई है। अरुण चतुर्वेदी अध्यक्ष बने, अभी सतीश पूनिया बने, यानी बीच में ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में केवल वरिष्ठों को ही, अभी ये जब 70 साल की एक लाइन बनी उसके बाद में कई नए चेहरे आए। मैं मानता हूं कि एक मुखिया के सामने यदि चुनौतियां नहीं होगी तो खाली ऑफिस में बैठ के ये दिन पास करने के लिए थोड़ी बनता है कोई अध्यक्ष। मुख्य विपक्षी दल यहां राजस्थान में है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उनकी उपलब्धियों को बताना और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना, ये 2 उनके सामने विषय होंगे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, 2 चीजें बड़ी हैं सामने। आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे। सतीश पूनिया को ऐसे वक्त सियासी कमान मिली है प्रदेश की भाजपा की, जो चैलेंजेस कम नहीं होंगे। आपको टिकट डिसाइड करना बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एमएलए और एमपी का कद बेशक बड़ा हो सकता है चुनाव में, लेकिन उलझन जो नीचे के स्तर के चुनाव होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होती है, और उनमें चुनौती इतनी होती है कि हर चेहरा परिचित होता है, उनमें से आपको एक को टिकट देना है और जिताना भी है। तो ऐसी जो चुनौती सामने होंगी सतीश पूनिया के, जो दिखाई देती हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आमतौर पर राजस्थान में एक रिवाज रहा है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है
उसी पार्टी के अधिकांश नगर निगम निकाय चुने जाते हैं, नगर परिषद के चुने जाते हैं, नगर पालिका और पंचायती राज के अधिकांश जनप्रतिनिधि उसी रूलिंग पार्टी के चुने जाते हैं। एक ट्रेंड सा रहा है ये, ट्रेंड रहा है। राजस्थान में कांग्रेस है, मुख्य विपक्षी दल भाजपा है, तो सतीश जी की ये परीक्षा होगी कि उसमें कितना वो सफल हो पाते हैं। उस ट्रेंड जो चला आ रहा है उसको ब्रेक करते हैं या उसी प्रवाह में वो ट्रेंड आगे बढ़ता है। तो ऐसे में 2 उपचुनाव भी हैं जैसा कि उमेंद्र जी ने बताया, और उनके सामने बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार अपनी कार्यकारिणी का गठन वो कर पाते हैं। अब तक ये देखा गया है कि जब पार्टी रूल करती है तो उस समय कार्यकर्ताओं की चिंता रहती है सरकार में सहभागिता करने की। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम सत्ता में शामिल हों, उस समय संगठन में कोई शामिल नहीं होना चाहता। ये भी एक रिवाज है भारतीय राजनीति में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष में है, तो राजस्थान के जितने भी नेता हैं, जो सिरमौर नेता हैं, वो ये चाहेंगे कि सतीश जी की कार्यकारिणी में या तो वो शामिल हो या उनके अनुयायी शामिल हो। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है इनके सामने कि सभी धड़ों को जो राजस्थान की राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई पड़ता है, जो राजस्थान की राजनीति को संचालित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका कितना समावेश उसमें हो पाता है। दूसरी बात, जैसा कि उमेंद्र ने बताया कि संघ का भी इसमें दखल रहेगा, क्योंकि अब तक ऐसा था कि संघ ने कहीं ना कहीं संघ के हाथों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव था वो कमजोर होने लगा था, लेकिन संघ ने उसको वापस दुरुस्त किया है और यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि संघ का ही व्यक्ति बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, और उसमें सफल भी हुए हैं। अब जैसा कि पिछले कई वर्षों से संगठन महामंत्री का पद भी भारतीय जनता पार्टी में रिक्त था, लेकिन वो भी अब भरा गया है कुछ समय पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। तो ऐसे में इस बात को कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब भली प्रकार से संगठनात्मक कार्य हो पाएंगे। संगठन की दृष्टि से यह जो आज जो स्वरूप हमें दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो अधिक अच्छा रहेगा। अब रही बात कि कितना आंदोलनात्मक कार्रवाई हो पाती है, कितनी रचनात्मक कार्यवाही हो पाती है, तो इसमें भी सतीश जी का बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि छात्र राजनीति से आए हैं, लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद के विस्तारक के रूप में इन्होंने कार्य किया है, विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में लंबे समय तक रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। और ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे राजस्थान में इनके तैयार किए हुए कार्यकर्ता हैं। जो पौध इन्होंने तैयार की थी किसी दौर में, आज वो पौध निश्चित रूप से परिपक्व है, और वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं संस्कार या तो संघ की शाखाओं में पाए हैं या फिर विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय बचाओ परिसर में उन्होंने अपना हस्तक्षेप रखा है। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कि सतीश जी असफल साबित होंगे। सतीश जी में पूरी क्षमता है और एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। हालांकि विधायक तो भी चुने गए हैं 2000, लेकिन संघर्ष का हो रहा है, पूरा ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, राजस्थान के हर जगह से कार्यकर्ता उनके पास में कहे जा सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी की मैं बात करूं नेताओं की, तो सतीश जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ते हैं जिनके हर तहसील हेडक्वार्टर में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता होंगे, या तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होगा, या विश्वविद्यालय जीवन का कार्यकर्ता होगा, या युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होगा, या संघ दृष्टि का कार्यकर्ता होगा। तो उनका वैचारिक जो पृष्ठभूमि है वो मजबूत रही है, और इसका फल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी विजय, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी आंदोलन छेड़ने के लिए, आंदोलन की राह पे जाने के लिए सतीश पूनिया अध्यक्ष हो, चाहे कोई एक्स वाई कोई भी हो अध्यक्ष, क्योंकि मुद्दे गढ़े जाते हैं यहाँ पे, और जब अपोजिशन में हो तो बात ही अलग है। अभी भी हल्ला बोल कई कार्यक्रम रहे, जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तो भी 1 वीक तक इन्होंने चलाया, सेवा सप्ताह चला रहे हैं अभी। लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद और मिलने के बाद, क्योंकि एक संघर्षशील जीवन रहा है सतीश पूनिया का भी, कांग्रेस के सामने क्या एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है कि अब सतीश पूनिया के रूप में एक अध्यक्ष मिलने के साथ ही कांग्रेस को भी बचाव के लिए आपको बहुत ही क्योंकि देखिए 2 बातें होती हैं कि जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आप काफी डिफेंसिव होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो काफी आप ऑफेंसिव होते हैं। तो आज दोनों ही पार्टियों के साथ बड़ी अजीब स्थिति है, एक केंद्र को लेकर के ऑफेंसिव होगी, एक स्टेट को लेकर ऑफेंसिव होगी। तो यहां सतीश पूनिया कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर माने जा सकते हैं, लेकिन एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जो एग्रेसिव लीडरशिप की है जो कमी, उसको भी उबारना होगा, उसमें भी सुधार करना होगा।
कहीं ना कहीं जो एग्रेसिव लीडरशिप की कमी है सतीश पूनिया में, कूल पॉलिटिशियन है और उनको चुना भी इसीलिए गया है क्योंकि संघ विचारधारा से जुड़े हुए हैं और जाट समाज से जुड़े हैं, लेकिन उनको लो प्रोफाइल जाट नेता के तौर पर देखा जाता है। आम आदमी से जुड़कर रहे हैं, छात्र राजनीति में भी वे ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही सारी बातों को देखते हुए उनको प्रदेश अध्यक्ष का जो पद मिला है, उन्होंने कल एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा था कि उनका कोई राजनीति में आता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। ये शब्द कहना कहीं ना कहीं उनके लिए कांग्रेस उसको बैलेंस कैसे कर पाएंगे वो, ये उनके लिए चुनौती होगा। क्योंकि मदन लाल सैनी भी लो प्रोफाइल पॉलिटिशियन कहे जा सकते थे, लेकिन उनके पीछे वसुंधरा राजे खड़ी थी जो काफी एग्रेसिव रही है लीडरशिप में, एग्रेसिव लीडरशिप कितनी रही है। और अगर सतीश पूनिया जो कांग्रेस के सामने लीडरशिप करते हैं, कई मुद्दे हैं जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिनको लेकर अब आगामी जो 4 साल है जो सरकार है उसमें उनको करने हैं मुद्दे, तो वो बड़ी चुनौतीपूर्ण सतीश पूनिया के लिए रहेगा। धर्मवीर जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। सतीश पूनिया ये बेशक कहें कि मैं सर्वजातीय नेता हूं, सब दलों का, सभी जातियों से मेरा प्रेम है, ये बात सही है, लेकिन आज राजनीतिक दलों की एक सोच हो गई है 90% केसेज में वो जातीय समीकरण को साध के चलते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सतीश पूनिया अगर जाट नहीं होते तो हो सकता है वो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनते। सतीश पूनिया बेशक कहें कुछ भी कि मेरा कोई राजनीति में आका नहीं है और सभी जातियों का मैं नेता हूं, सबसे मेरा स्नेह है, ये एक नपीतुली बात है, हर नेता यही बात कहता है। आने वाले दिनों में 2 जगह हमारे यहां पे विधानसभा के बाई इलेक्शन होंगे। यह इलेक्शन दोनों ही जाट बाहुल्य हैं, मंडाव हो या फिर खींवसर हो। खींवसर हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल को कंप्रोमाइज उसमें चली जाए वो, और मंडावा लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी। मंडावा इस नाते भी चुनौती है कि पहले जब कुछ सीटें थी, 35 या कितनी 23 सीट थी जिनमें से भाजपा कभी जीत नहीं पाई थी, उनमें से मंडावा सीट भी थी, और अब खिचड़ जब सांसद बन गए तो फिर इनके सामने एक बड़ी चुनौती है। ये नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये भी एक भारतीय राजनीति में एक रिवाज सा रहा है, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में, कि शुरुआती दिनों में जो भी पार्टी रूल करती है तो उसके करीब 1.5-2 साल बाद जो भी उपचुनाव होता है उसमें रूलिंग पार्टी जीतती है, लेकिन बाद के सालों में एंटी इनकम्बेंसी भी शामिल होती है। तो ऐसे में जो रूलिंग पार्टी होती है उसके प्रत्येक चुनाव हार जाते हैं, ये स्थापित सत्य हो गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में देखिए आप कि जैसे कि अभी जाति की बात की कि राजनीति का व्याकरण बदल रहा है। 1991 में जो देश में मंडल कमीशन की, जिस प्रकार मंडल कमीशन को स्वीकार किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया, उस जस्टिफाई करने के बाद राजनीति में ऐसी जातियों का भी दखल बढ़ा है जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में जानते हैं। अब तक आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में अब तक कोई अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति मदन लाल सैनी के अलावा कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना। इसी प्रकार कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस में भी आपको गिने चुने नाम नजर आएंगे। लेकिन अब मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो दखल बढ़ा है भारतीय राजनीति में, हम देखते हैं कई राज्य ऐसे हैं जहां अन्य पिछड़े वर्ग के लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप बिहार देख लीजिए, पहले यूपी में भी थे, बहुत सारे, हरियाणा है, ऐसे कई राज्य हैं जहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के हाथों में कमान है। ये मंडल की राजनीति से बहुत बड़ा बदलाव राजनीति में आया है, और इसी का आप बीजेपी के लोग कुछ भी कहें लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं ये मंडल से निकले हुए गुण कहिए, अवगुण कहिए, उसी की परिभाषा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता कि अब तक के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे होंगे जनसंघ के या भारतीय जनता पार्टी के, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग से बना होगा। ये पहले व्यक्ति हैं, ये सेकंड कह सकते हैं, मदन लाल जी सैनी के बाद यही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो इसको नहीं अपन इस रूप में देख सकते हैं कि राजनीति का व्याकरण बदला है, और उसी का परिणाम है कि अन्य जातियों को भी। देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो बेशक मना करते हैं इस बात के लिए कि मेरा कोई जातिगत बैकग्राउंड के आधार पर मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये सत्य है, सब दिखाई दे रहा है। मैं तो चैलेंज जो बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में 2 विधानसभा सीट दोनों पर ही जाट बाहुल्य हैं। मैं इस बात को इस प्रकार जस्टिफाई करता हूं कि जयप्रकाश नारायण ने बहुत पहले कहा था कि भारत में जाति सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जब कोई व्यक्ति जातीय खड़ा होता है तो कितना ही बड़ा कार्यकर्ता हो, वो अपने विचार को तिलांजलि देकर जाति के पाले में खड़ा हो जाता है। यह एक स्थापित सत्य है। और आज हम देखते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम दलगत जाति से दूर है।
जाति की राजनीति हम नहीं करते हैं। लेकिन जब टिकट देने का बात होती है या बायोडाटा लेने की बात होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस जाति से आते हैं और इस जाति का वह कितना प्रतिनिधित्व है। अब तो स्थिति ये वही है कि लोग जाति से नीचे गिरकर किस गोत्र से आते हैं उसको भी जानने, पहचानने तो खोजने की कोशिश की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि इन 72 सालों की यात्रा में जाति बिल्कुल न्यूनतम स्थिति में पहुंच जाती। जो व्यक्ति योग्य होता उसको आप कुछ भी बनाइए, यदि व्यक्ति डिजर्व करता है तो उसको आप पद दीजिए। लेकिन जो जाति का जिन्न खत्म हो जाना चाहिए था अब तक, वो पूरे यौवन पर है। इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने भी न सिर्फ संगठन का कार्य रूप बनाने के लिए जातीय व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि मंत्रिमंडल में कौन लोग किस जाति के आएंगे। इतना ही नहीं, जो लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो, वह किस जाति के कितने सेक्रेटरीज लगेंगे, उसका जाति का सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियर। इसको आजकल सोशल इंजीनियर जो जातिवाद को बढ़ावा देता है उसको आज हम सोशल इंजीनियर का नाम देने लगे कि इंजीनियरिंग है ये तो हमारी, कि स्मार्टनेस मानते हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी के बड़े विद्वान नेता रहे हैं केएन गोविंदाचार्य जी, वो अक्सर कहा करते थे कि सोशल इंजीनियरिंग एक अच्छा शब्द है, सामाजिक एकीकरण होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसकी तो हमें दुर्गंध आने लगी है। आज स्थिति यह है कि सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान ने तो पूरे समाज को दूषित कर दिया है। जबकि कल्पना यह की गई थी कि एक दौर ऐसा आएगा कि व्यक्ति को योग्यता के आधार पर, व्यक्ति को उसके कार्य के आधार पर, व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के आधार पर काम मिलेगा, उसको पद मिलेंगे। लेकिन आज तो पूरी तरह जाति के चश्मे के आधार पर ही ये निर्धारण हो रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। कोई राजनीतिक दल कहे कि राजनीति में जाति अप्रासंगिक हो गई है तो मैं कहूंगा कि झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है। और मैं एक बार फिर ओमेंद्र दादी जी के पास में जाना चाहूंगा। ओमेंद्र जी, सॉफ्ट जाट हैं सतीश पुनिया, ये आप खुद भी स्वीकार कर चुके, कह भी चुके हैं, लेकिन वो खारिज करते हैं इसको कि मैं किसी जाति विशेष के आधार पर मैं नहीं बनाऊं। देखिए, राजनीति में चाहे आदमी कुछ भी कहे, लेकिन आमेर में जब उनको टिकट दिया गया नवीन पिलानिया के सामने, तो जातिगत आधार देखा गया। उन्होंने पहला उपचुनाव लड़ा था सादुलपुर से, तो भी उसमें देखा गया था कि पूनिया कितने हैं, गैर पूनिया कितने हैं। वहां उस समय चला था कि जीतेगा भी पूनिया, हारेगा भी पूनिया। ये वहां चला था। अभी कई दफे कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है वो उपचुनाव जीतती है। मैं यहां इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारे सामने उदाहरण है हिंडोली उपचुनाव का, हमारे सामने उदाहरण है सांगवाड़ा, बानसूर, ऐसे कई उदाहरण है, और बालिका। इसलिए उपचुनाव जीतना सत्ता पक्ष का ये कोई आवश्यक नहीं है कि स्थिति देखती है कि 6 महीने में उसका कितने हुआ माहौल बना क्या है। सतीश पूनिया के सामने अब बड़ी चुनौती है कि ये आते हैं शेखावाटी से, इसलिए यदि मंडावा का चुनाव यदि जीतते हैं तो एक बहुत बड़ा संकेत जाएगा और इनके लिए शक्ति भी लगानी होगी इनको, और ये लगाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह आएगी स्थानीय निकाय के चुनाव। अब के स्थानीय निकाय के चुनाव, महापौर के चुनाव, चेयरमैन के चुनाव, सभापति के चुनाव जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो ये इसमें क्या होगा, अच्छे प्रत्याशियों को सामने लाना। जब पहले पार्षदों के माध्यम से चुना जाता था तो उसमें कई प्रकार की स्थितियां भी होती थी, आर्थिक कारण भी होते थे, सब कुछ होता था, क्योंकि पार्षदों को लेना भी पड़ता था। अब जनता चुनेगी, इसलिए इनके सामने ये ऐसे लोग लाने होंगे जो जीताऊ हो, टिकाऊ हो, इस प्रकार की स्थिति। भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि मैंने देखा है उनको निकट से कि जिताऊ टिकाऊ को पहले महत्व दिया जाता था, अब हो गया आयातित लोगों का काम। आयातित लोगों की वजह से कई बार स्थितियां इनकी बिगड़ी भी है। सर्वे के नाम पे जो स्थितियां चलती है वो हम सब वाकिफ हैं कि कल तक व्यक्ति कांग्रेस में बैठा है, सुबह उसको टिकट दे दिया गया, भाई कौन से सर्वे में इसका नाम आया ये वही जाने। ऐसे कई उदाहरण है। कांग्रेस में बैठे व्यक्ति को अचानक सुबह भाजपा का टिकट मिल गया, और ये सर्वे की एक बात होती है। अब मुख्य आपने जैसा कि चुनौती उनके सामने सबसे बड़ी है संगठन को इस स्थिति में बनाना, स्थानीय निकाय चुनाव जीते, अगला विधानसभा का चुनाव जीते। क्योंकि इसके अलावा एक सबसे बड़ी चुनौती है कि संगठन के चुनाव का भी समय है। सभी जिलों में संगठन के चुनाव होने हैं। हमेशा हर पार्टी में चुनाव के समय गुटबाजी होती है। हर व्यक्ति जो विधायक था या पूर्व सांसद था वो चाहेगा कि अब संगठन पे उसका कब्जा हो, जैसे कि हमेशा हर पार्टी में होता है। अब वो चाहेगा कि या तो जिलाध्यक्ष बने या प्रदेश में उसको दायित्व मिले, या फिर ऐसी स्थिति में चाहेगा। अब यदि समावेशित नहीं किया जाएगा तो एक अलग दो धड़े बनेंगे। जी महेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास में वापस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात करें राजस्थान की राजनीति की उस करवट की जिसमें भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संघी नेता सतीश पूनिया मिले। सतीश पूनिया का एक लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस है, तो वो ये तो माना जा सकता है कि राजनीति की हर करवट को देखा उन्होंने, हर पल को देखा है। लेकिन उधर कांग्रेस में आक्रामक हो रही है। सोनिया गांधी की बैठक के बाद एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी जिक्र किया जा रहा है। 19 को बैठक भी है, 20 को हल्ला बोल कार्यक्रम है कांग्रेस का जो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ गए हमारे साथ में। श्याम जी, दो चीजें मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों के लिए। सतीश पूनिया प्रदेश की कमान बीजेपी की दी है, अब वो भी बैठने नहीं आए हैं, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 2 बाई इलेक्शन होंगे असेंबली के और लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे। उसके बाद पंचायती राज का चुनाव होगा। संगठन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी, चुनाव होने हैं संगठन के। उधर कांग्रेस, क्योंकि जब आप सत्ता में हो तो राजस्थान में तो कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी योजनाओं को गिना सकते हो, लेकिन अगर अपोजिशन की भूमिका अदा करनी है तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आप कर सकते हैं। ये कांग्रेस करने जा रही है। किस तरह से देखते हैं? 2 घटनाक्रम बड़े सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, अपन कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की रीति नीति रणनीति कौन तैयार करे? तो इनके संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी कुछ कर रहे थे। चंद्रशेखर जी संगठन में तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर रणनीति तैयार करे ये संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां थी उस समय डिबेट में ओमेंद्र जी खुद भी मौजूद थे और नरेंद्र जी कह रहे थे कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये कह रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, क्योंकि डे टू डे वर्क करने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, और प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि आप पहले सत्ता में रहे हो, आप प्रतिपक्ष में हो और केंद्र में सत्ता में हो। अब क्योंकि राजस्थान में 2 विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब क्योंकि आने वाले समय में आपकी स्थिति कैसी है ये विधानसभा के चुनाव भी तय करेंगे कि आप जीतते हो हारते हो। ये थोड़ा क्योंकि सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस चाहेगी कि अपनी 2 सीटें कब्जे में करें। क्योंकि दोनों बीजेपी की, एक तो बीजेपी समर्थित है और एक बीजेपी की सीट है, दोनों ही सीट है जो कि दोनों लोकसभा के मेंबर बने। लेकिन उसके बाद देखिएगा कि शहरी निकायों के चुनाव होने हैं, और शहरी निकाय के चुनाव निश्चित रूप से अजमेर नगर निगम को छोड़ करके बाकी जो 6 नगर निगम है उसमें डायरेक्ट मेयर के चुनाव और नगर परिषद जो महत्वपूर्ण है उनमें सभापति के चुनाव और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के चुनाव सीधे होने और पार्षदों के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्णय करने का अधिकार है, केंद्रीय समिति बना सकते थे, लेकिन केंद्रीय समिति इतना ध्यान नहीं देती थी। यही कारण है कि उन्होंने सतीश पूनिया को अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी दी है, मनोनीत किया है, क्योंकि इनके दिसंबर तक संगठन के चुनाव होंगे और नए रूप में हो सकता है वो वापस से सतीश पूनिया को जिस तरह की तैयारी चल रही है उससे सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिर भी क्योंकि इनको भी नॉमिनेट करने का आजकल परंपरा कांग्रेस की तरह बीजेपी में चल गई, पहले बीजेपी में नहीं थी, लेकिन होता यह है कि ऊपर से निर्देश आते हैं कि क्योंकि सतीश पूनिया को बनाना है इसलिए इनको इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा और सर्वसम्मति से फिर से चुन लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कार्यकर्ता के रूप में सतीश पूनिया ने अपने आप को कहा है कल कि मैं किसी के कहने से नहीं बना हूं, मुझे आम कार्यकर्ता की हैसियत से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुना है और मेरा कोई आका नहीं है। ये एक बड़ी खुली रूप से कहना का मतलब सीधे तौर पर वसुंधरा जी के ऊपर कटाक्ष था कि वसुंधरा जी की मेहरबानी से मैं नहीं बना हूं, इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के कार्यकर्ता, और उन्होंने देखिए जातिवाद का उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी जाति विशेष का भी नहीं हूं, मैं सर्व जाति। जी, यहाँ एक बात मैं पूछना चाहूंगा, अभी मैं उमेंद्र जी से और धर्मवीर जी से पूछ रहा था, ये बात बड़ी कही है उन्होंने कि एक तो मेरा कोई आका नहीं है, और दूसरी बात ये कही है उन्होंने कि मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट के हिसाब से नहीं आया हूं, मैं सभी जातियों का नेता हूं। आने वाले, ये बात तो सत्य है कि आप अगला कदम जो आपका था कहने वाला है कि जाट थे इस वजह से उन्हें ये मौका मिला, लेकिन आने वाले दिनों में 2 बड़ी जो सीट होंगी विधानसभा की जहां बाई इलेक्शन है वो है आपके खींवसर और मंडावा, दोनों ही जाट बाहुल्य हैं, तो सतीश पूनिया के सामने चुनौती होगी। देखिएगा कि ऐसी पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि आपने ओबीसी, क्योंकि देखिएगा अभी तक क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ओबीसी हैं तो ओबीसी को ज्यादा पसंद करते हैं और निश्चित रूप से 2 राय नहीं है, और ओबीसी को महत्व भी दे रहे हैं। अब क्योंकि देखिएगा कि दोनों जाट सीटें हैं, एक नागौर में है और दूसरा आपके
झुंझुनू में। तो ऐसी स्थिति में दोनों बेल्टों में परीक्षण भी हो जाएगा कि हमने जाट को बनाया है, इसलिए आप कम से कम हमारा समर्थन करते हुए हमको दोनों सीट जिताओ, या फिर हनुमान बेनीवाल का समर्थन लेते हुए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये आने वाला तरह फैसला करेगा। लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान की राजनीति में अब जो सेकंड लाइन वाले नेताओं का परंपरा शुरू हो गई है। पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाया ओम बिरला को, और उससे पहले मंत्री बनाया केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत को, आपके दूसरे आपके जो आते हैं अपने बाड़मेर से कैलाश चौधरी, तो उनको बनाया। तो इसका मतलब सेकंड लाइन वालों को महत्व देना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भाजपा में अब क्योंकि थर्ड स्टेज वाले जो लास्ट स्टेज वाले नेता हैं उनको साइडलाइन किया जाएगा, जो कि दिख रहा है सामने। वसुंधरा जी को निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जैसे लोकसभा चुनाव में साइडलाइन करके रखा गया, कुछ सीटों पे उनको रखा गया सीमितता से। मेरे को लगता है कि आपके जो चुनाव होंगे पहले शहरी निकाय के, फिर उसके बाद आपके पंचायतों के चुनाव में, तो उनको साइडलाइन करके रखा जाएगा। और आने वाले भविष्य में अब मुख्यमंत्री की लाइन में जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, उनको साइडलाइन करके बाहर किया जा सकता है। राज्यपाल भी आने टाइम में बनाया जा सकता है, ऐसा जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। पार्टी में एक अच्छा निर्णय मैं मान सकता हूं कि हुआ है, और उससे निश्चित रूप से पार्टी में सक्रियता बढ़ेगी, क्योंकि स्थिरता का माहौल बना हुआ था। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बार बार कांग्रेस कह रही थी कि इनके पास तो अध्यक्ष है ही नहीं, हमने तो सचिन पायलट को जिम्मेदारी तो दे रखी है, हमारे तो ये तो है ही नहीं कि है नहीं है। अब वो सोनिया गांधी को निर्णय वहां करना है कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद रखा जाए नहीं रखा जाए। हो सकता हो कि उनको कह दिया जाए कि आप प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालो और उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दो, या उप मुख्यमंत्री पद पर रहो, या किसी व्यक्ति को लगाया जा सकता है। ये निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने निर्णय किया है, अब मजबूरी हो गई कांग्रेस की भी कि वो भी पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष दें, क्योंकि पार्ट टाइम में स्थिति खराब हो रही है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं जो अभी सिनेरियो देख रहा हूं राजनीति का, अब उपलब्धियों से ज्यादा आप आक्रामक होकर के सामने वाले की कमजोरियां ज्यादा गिनाएंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी बताएगी कि स्टेट के अंदर सब कानून व्यवस्था चौपट है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, आए दिन बैंक लुट रहे हैं, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं पुलिस पिट रही है। ये आई थिंक कि ये आने वाले दिनों में, और मैं एक बात और देखना चाहता हूं, और मैं कह भी सकता हूं, ये आप पॉजिटिव आप अपनी चीजों को बताइए, वो इतनी इफेक्टिव नहीं जितनी नेगेटिव चीजों को आप लोगों को बताओगे कि देखिए साहब सड़कों पे गड्ढे हैं, आप वहां से आए तो क्या स्थिति होगी, हमारे टाइम पे थी, जो भी है वो जनता बहुत जल्दी बदलती है, कि लाइट नहीं आ रही, पानी की व्यवस्था नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था हो गई कि भगवान इंद्रदेव मेहरबान हुआ, लेकिन राजस्थान में कोई स्थितियां ही नहीं थी। ये कुछ मुद्दे बन सकते हैं, अभी बीमारियां हो सकती हैं, आप उपलब्धियां कम बनाएंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस में जो हल्ला बोल बोलेगी अपनी उपलब्धियों से ज्यादा केंद्र सरकार को टारगेट करेगी वो। तो राजनीति की स्थितियां बदल रही हैं। पहले लोकल बॉडी के इलेक्शन हो या नीचे के स्तर के चुनाव हो, वहां ये देखा जाता था कि लोकल जो गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो इफेक्टिव होती, केंद्र सरकार का जिक्र नहीं हुआ करता था। अब तो मैं ये देख रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के इलेक्शन है तो भी केंद्र सरकार का जिक्र है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं देश में एक वायुमंडल बना है केंद्र सरकार के प्रति, और बीजेपी समर्थित जितने भी इनके विंग चलते हैं, इन्होंने मान लिया है कि हम केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर ही, उनके कार्यों के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो छात्र संघ के चुनाव हो या किसी प्रदेश के आम चुनाव। रही बात विरोध करने की, तो राजस्थान में जब से कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार का प्रवाह जितना होना चाहिए उतना प्रवाह नहीं है। लोगों का ये मानना है कि सरकार को अंदर कुछ विवाद है, या आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम के बीच विवाद है, आप इसको दूसरे रूप में इस प्रकार कह सकते हैं सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है, के बीच विवाद है। ये विवाद आए दिन दृष्टिगोचर भी होता है कि जितनी स्मूथली सरकार चलनी चाहिए थी वो चल नहीं पा रही है। जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है, जबकि राजस्थान में कभी ऐसी स्थिति नहीं रही कि बैंक की थानों में जाकर अपराधी छुड़ा ले जाए और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रहे या छिप जाए।
ये कहा जा सकता है कि जो राज्य का मंत्रिमंडल बना है वो उतना सक्षम भी नहीं है। मैं सक्षम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो उन तमाम कार्यों को भली प्रकार से दो बातें हैं इसमें, सक्षम और इफेक्टिव। बिल्कुल, क्योंकि राज्य में गृह मंत्री का पद खाली है और सचिन पायलट मुख्यमंत्री के पास आमतौर पर सक्षम तो कहे जा सकते हैं मंत्री, लेकिन इफेक्टिव जो होने चाहिए, जैसे आमतौर पर गृह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण विभाग है और ये विभाग किसी वरिष्ठ व्यक्ति को या जो विधायक है या राजस्थान में विधान परिषद नहीं है या विधान परिषद के व्यक्ति को दिया जाता रहा है और मुख्यमंत्री के पास है, तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि या तो कोई व्यक्ति नहीं मिला उपयुक्त या फिर खुद के पास रखना चाहते हैं। जबकि हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक पद्धति के तहत विकेंद्रीकरण है कि जो मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा वो सभी विभागों सभी लोगों में बांट देगा ताकि सब लोग उसको ढंग से उसकी कंप्लायंस कर सके, भली प्रकार उसका संचालन कर सके। इसकी कमी इस बात को भी इंगित करती है कि जो मंत्रिमंडल बनना चाहिए था राजस्थान में वो अपूर्ण है, जबकि उसमें मंत्रिमंडल बनने में काफी कुछ हो सकता है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं अंदर खाने विवाद है और ये विवाद समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में गुंजायमान है। तो ऐसे में विपक्ष का यह धर्म बनता है कि वो सत्ता पर पूरी तरह निगाह रखे कि कहां खामी है और कहां खामी को दूर किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष भी इतना सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि लंबे करीब 2.5 महीने बाद बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। अब इसके बाद कुछ कार्य होगा, क्योंकि भारत में ये मान लिया गया है कि आंदोलन करने की बजाय ऑफिस से प्रेस विज्ञप्ति भेजना अधिक सरल कार्य है, क्योंकि आंदोलन करेंगे, भीड़ कैसे जुटेगी, किस प्रकार आंदोलन सक्सेस होगा, अनसक्सेस होगा, कार्यकर्ता आएंगे, लाठी खाएंगे या नहीं खाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि 80 के दशक तक आंदोलन प्रभावी रहते थे, संघर्ष। अब संघर्ष की परिभाषा प्रेस विज्ञप्ति भेजकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक ही सीमित होकर रह गई है। आज राजस्थान बदल गए, अभी राजनीति की परिभाषाएं बदल गई, राजनीति का व्याकरण बदल गया और संघर्ष करना एक दूर की कोड़ी साबित हो गई है। लोग ये मानते हैं कि संघर्ष मैं शॉर्ट में चाहूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज राजनीतिक दलों को अपनी उपलब्धियों से ज्यादा सामने वाले की कमजोरियों को गिनाने पर ज्यादा भरोसा रह गया है। बिल्कुल, ये तो विपक्ष का धर्म है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी खामियों को वो बताए, उसको चिन्हित करे, उनको इंगित करे और बताए कि यहाँ खामी है। वो इफेक्टिव भी ज्यादा होती है, इफेक्टिव भी होती है। चलो मैं वापस आऊंगा आपके पास में। हाँ, यही जनता की सेवा है। वापस आऊंगा मैं आपके पास में। मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, लंबे समय से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरा रिलेवेंट इस वजह से है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है, सतीश पूनिया ने कमाल संभाली है। हालांकि आंदोलन पहले से चलते आ रहे हैं, अभी भी हल्ला बोल में, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, शायद सतीश पूनिया खुद भी थे उसी के अंदर एज ए असेंबली मेंबर आमेर, और जब इनका हल्ला बोल 23 अगस्त को था, वो इतना फीका रहा कि इतना बड़ा प्रदेश स्तर पे एक प्रोग्राम हालांकि जिले का था, लेकिन उसके अंदर बहुत ही कम, सोच नहीं सकते कि बीजेपी के धरने में इतने लोग भी हो सकते हैं। वो स्थिति, क्या स्थितियां बदल सकती हैं? क्योंकि आपको की बातें की गई, हाँ, उसमें बहुत ही हल्के स्तर की बातें भी की गई, जो काफी एक पार्टी के लिए बचाओ शिकायत करके बिल्कुल बचाव की मुद्रा में आना पड़ा पदाधिकारियों को। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी ये कुछ चीजें हैं जो अभी एक रचनात्मक तरीके से, क्योंकि चंद्रशेखर जी संगठन महामंत्री, लेकिन श्याम जी ने जैसे कहा कि देखिए वो संगठन के महामंत्री तो रहे, लेकिन बहुत इफेक्टिव ग्राउंड पे उस तरह की चीजें नहीं आ पाई जो होनी चाहिए थी। प्रदेश अध्यक्ष ये कमी पूरी करेगा? देखिए योगेंद्र जी, यदि बात की जाती किसानों की, तो जाट समाज को किसानों के रूप में माना जाता है। पहले मांग चली है कि किसान मुख्यमंत्री बने, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया गया कि जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हाँ, यह डेफिनेशन ये भी है कि किसान का मतलब जाट। अब यदि बात आंदोलन की आएगी, सरकार को घेरने की बात आएगी, तो मुझे उम्मीद है, जैसा कि लगता है कि सतीश पूनिया को अध्यक्ष बनाने से जाट समाज में जोश आएगा और सरकार को घेरने की जब तक बात आएगी, संख्या लाने की बात होगी, तो किसान के रूप में जाट समाज इनका सहयोग देगा। एक बात ये आती है। सेकंड बात ये आती है कि चंद्रशेखर जी संगठन महामंत्री के रूप में संगठन को इतनी गति नहीं दे पाए। बहुत से जो केडरलेस पार्टी है उनमें अध्यक्ष नहीं होता है,
वह महामंत्री ही सब कुछ होता है, संगठन मंत्री, जैसे हम कई पार्टी की बात कह सकते हैं। या अब यदि ये संगठन की जो रचना है, संगठन का काम चलाना है, ये होता है संगठन महामंत्री का काम। भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री पूर्णकालिक होता है, जो संघ का प्रचारक होता है, उसको बनाया जाता है। अब बहुत सी जगह ऐसा है कि पहले कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है, और ये संगठन महामंत्री कोई प्रत्यक्ष रूप से मंच पे नहीं आते, भाषणबाजी की पॉलिटिक्स में नहीं होते, चुनावी राजनीति से अलग होते हैं। वो केवल संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए, इसकी योजना होती है। तो ये कहा जाता है ना कि अध्यक्ष नहीं था, ये नहीं था। ये मैंने पहला मौका देखा है इतने लंबे पत्रकारिता के समय में, कार्यकाल में, कि उप मुख्यमंत्री बैठने के लिए स्थान तलाशता घूमे कि मैं यहां बैठूं, वहां बैठूं। यदि आप में काबिलियत है, आप सक्षम है, एक सरकार के मुखिया है, तो कहीं भी बैठ के प्रशासन चलाया जाता है। यदि बैठने का स्थान देख के यदि हम सोचे कि हम यहां से सत्ता चलाएंगे, ये लगता है कि मन में कहीं कहीं उनके मलाल है, केवल अपने आप को दिखाने के लिए कि सीएम जैसा मेरे पास भी हो। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस की रीति नीति में थोड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं कि संघ के हिसाब से कैडर वैसे, कांग्रेस को हम मान सकते हैं गांधी के विचारों से कैडर वैसे, कम्युनिस्टों को मान सकते हैं कि मार्क्स और लेनिन के विचारों से कैडर वैसे। बाकी अन्य दलों का ऐसा नहीं, हम 3 पार्टियों की बात कर सकते हैं। राजस्थान में इस समय केवल 2 ही दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बाकी छोटे मोटे दल हैं, एक एक क्षेत्र में, इनको क्षेत्रीय दलों के रूप से नहीं जाना जा सकता। उपचुनाव की बात आएगी तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जैसे भी कहा गया कि एक नेता को साइड करने के लिए ये किया गया, तो जब यहां राजस्थान में अशोक गहलोत जी का पदार्पण हुआ था, तो वो भी किसी नेता को साइडलाइन करके आए थे। उनको भी 6 महीने के लिए उनको 6 महीने के लिए गृह मंत्री बनाया गया था। तो साइडलाइन जब कोई चीज होती है, नए लोगों को आगे लाना पड़ता है, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। राजनीति में साइडलाइन होना या नए लोगों को लाना एक अलग विषय है, और ये हमेशा चल नहीं सकता कि एक एक व्यक्ति चले। जो व्यक्ति जनाधार वाला है, जिसकी वजह से देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का एक मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता में आना। भजन करने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई दल नहीं आता है। लेकिन कहा यह जाता है कि हमारी प्राथमिकता में सत्ता नहीं है, हम सामाजिक सरोकार हमारी पहली प्राथमिकता है। राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सत्ता में आना, ये होता है किसी भी दल का, चाहे उसकी कितना भी आधार हो। अब यदि मानिए सत्ता में आने के लिए आपको आंदोलन भी करने पड़ेंगे, सरकार को घेरना पड़ेगा, जहां आपकी सत्ता है उसकी उपलब्धियां। चलो, मैं उमेंद्र जी वापस आऊंगा आपके पास में। मैं बात श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, 2 बातें हैं यहाँ पे कि एक तो जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में रणनीति का हिस्सा होगा कांग्रेस की में भी कि सत्ता राजस्थान में है, इसकी उपलब्धियां कैम से जो करने हैं करिए, लेकिन केंद्र सरकार को भी आप घेरते रहिए, क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि 20 तारीख को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। और जैसे अपन ने जिक्र भी किया, अगर पहले प्रदेश अध्यक्ष होता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक मॉनिटरिंग होती है, उसकी अपना एक तरीका होता है कि कहां पे कितने लोग होने चाहिए, वहां एक ताकीद भी किया जा सकता है कि आपको भीड़ जुटानी है, क्योंकि आने वाले दिनों में सिलसिला बढ़ेगा। वजह साफ है कि आपके यहां पे लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है वह अपना शक्ति प्रदर्शन इन्हीं माध्यमों से करता है। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल पूर्णकालिक एक प्रभावशाली पार्टी के लिए अध्यक्ष होना, प्रदेश अध्यक्ष होना आवश्यक है, उसमें 2 राय नहीं है। क्योंकि बिना प्रदेश अध्यक्ष के आप रीति नीति और रणनीति का बिना दूल्हे की बारात लगती है, नहीं तो फिर तो अलग ही रही थी। क्योंकि 72 दिन तक पहले बीजेपी में बिना दूल्हे की बारात रही थी, फिर उसके बाद वो दूल्हा चला गया संसार से, तो वो नया दूल्हा नहीं बन पाया, तो उसके लिए भी 50 दिन लग गए, 50 से ज्यादा दिन लग गए। ऐसी स्थिति में आज अब वो क्योंकि पार्टी के ने प्रदेश अध्यक्ष दे दिया, पूर्णकालिक दे दिया, तो एक तरह से सक्षमता आ गई कि हम दूसरी सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दे दिया। अब सत्ताधारी पार्टी के पास देखो दूल्हा है, लेकिन वो दूल्हा 2 पैरों वाला है, दो तरफा है। एक तरफ तो उसको सत्ता भी संभालनी है, दूसरी तरफ संगठन भी संभालना है, तो इसके लिए पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष होना आवश्यक है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जो कि अब तक पूर्णकालिक अध्यक्ष रहा है कांग्रेस का, ये पहला मौका ऐसा है जबकि जब संगठन के साथ साथ जब सरकार का गठन हो रहा था, तो हमें ये लिखा कि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री जब बनाए गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अपना राष्ट्रीय महामंत्री का पद छोड़ दिया था, संगठन महामंत्री का, और इन्होंने नहीं छोड़ा था। इनको कहा गया कि भाई लोकसभा के चुनाव के बाद देख लेंगे। अब लोकसभा के चुनाव में जो इनकी करारी हार हुई, उसके बाद अब तक ये पद छोड़ने की स्थिति में नहीं रहे।
अब ये क्योंकि शहरी निकाय के चुनाव आ गए और उसके बाद जिला परिषद के चुनाव आ गए, अब प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी को लगता है कि मेरी जो रणनीति है, अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष रहूंगा तो निश्चित रूप से मैं शहरी निकाय में और आने वाले समय में जो ग्रामीण व्यवस्था में जो जिला प्रमुख और प्रधान होते हैं वहां अपने लोगों को बिठा लूंगा, तो आने वाले 2023 का जब चुनाव होगा तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, या बीच में मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में मैं पार्टी के माध्यम से कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि मैंने इतने लोगों को जिता लिया, आपके शहरी निकाय में बना लिया, जिला प्रमुख इतने बना लिए, तो मुझे अब तो मौका दो मुख्यमंत्री बनने का। इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बहुत तरीके से दोनों को बुला के समझा दिया गया, एक साथ अब तो एक साथ जाना आना भी शुरू कर दिया, वापस से वही पुरानी स्थिति आ गई। संजय, मेरा जो छोटा सा सवाल है मैं वो जानना चाहता हूं आपसे भी, मैं दोनों हमारी जो अतिथि बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार, इनसे भी मैंने जाना कि अब एक ट्रेंड बन गया है, ऐसा तो पहले भी रहा है कि आप अपनी उपलब्धियों से ज्यादा सामने वाले की कमजोरियों को गिनाइए। राजस्थान में भाजपा पोजीशन में है और केंद्र में कांग्रेस अपोजिशन में है, तो प्लेटफॉर्म दोनों के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में यही सब दिखाई देगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो आजकल केंद्र के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, कभी कभी तो वो कह भी देते हैं कि जो प्रधानमंत्री बने वो कांग्रेस की देन है, अगर हम लोकतंत्र जीवित नहीं रखते, लोकतंत्र आज तक नहीं होता तो प्रधानमंत्री बनते ही नहीं। और उन्होंने 370 धारा का समर्थन कर दिया, एक तरह से पिछले गेट से कह दिया कि पाकिस्तान ये नहीं सोच ले कि हम केंद्र सरकार के साथ नहीं, हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन वहां पर 40 दिन तक नजरबंद रखना, वहां के लोकतंत्र को जीवित नहीं रखना एक संकट का विषय, उन्होंने चिंता का विषय जता दिया। ये सारी बातें आज तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मैं खुद भी सीजीआई खुद जा रहे हैं देखने के लिए, तो एक लोकतंत्र में एक अलग अलग तरह का पहलू सामने दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वो सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ केंद्र को घेरने का काम अगर दोनों नेता तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से माहौल सफलता मिल सकती है उसमें। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, आगे वाला समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के हमने उस सियासी करवट और परिस्थितियों को लेकर के चर्चा की कि सतीश पूनिया के आने के बाद में क्या इंपैक्ट आएंगे, कांग्रेस अब केंद्र सरकार पे आक्रामक क्यों हो रही है, किस बचाव के लिए वो ऐसा कर रही है, तो तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।